प्रॉब्लम है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। और डॉक्टर से बचने के लिए स्वयं पाक घर जिंदाबाद है, वहां सभी औषधि है, और गाय माता जिंदाबाद है, उसका मूत्र है। बस माहिती ले लो कि स्वयं पाक घर में क्या है, जिससे क्या होता है, और गोमूत्र के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या है। भारत में कई सुंदर पुस्तकें लिखी गई हैं इस विषय पर। सबसे अच्छी पुस्तक चरक ऋषि ने खुद लिखी है, चरक संहिता। उसमें गोमूत्र को दुनिया की सबसे अच्छी औषधि बताया उन्होंने। दूसरी पुस्तक है भाव प्रकाश, तीसरी है निघंटु, और एक बहुत अच्छी पुस्तक है अष्टांग हृदय। ये 4 पुस्तकें हैं आयुर्वेद में, जिनमें गोमूत्र और स्वयं पाक घर की औषधियों से सभी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं, वो बताया है। अब इन पुस्तकों को पढ़ने की एक ही तकलीफ है कि संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत में। अभी तो वैसे इनमें से 1-2 पुस्तकें मराठी में भाषांतर हुई है, लेकिन मूल पढ़ना हो तो संस्कृत में। संस्कृत आती नहीं हमको, हमने कभी सीखी भी नहीं, अंग्रेजी सीख लिया, जिससे कोई ज्ञान नहीं मिलता। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है, जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है सुनामी, कैसे लिखते हैं? TSUNAMI। बोलते क्यों नहीं? टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी। कहते हैं जी टी साइलेंट है, तो लगाया क्यों? हटा दो उसको। एक शब्द है किचन, KITCHEN, कहते नहीं किचन किचन किचन, फिर KIT क्यों लिख रहे हो? टी साइलेंट है, क्यों लगाया? हटा दो। ऐसी मूर्खता की भाषा। ब्यूटी पुट तो ब्यूटी पुट, और ब्यूटी बट तो ब्यूटी पट। कुछ लॉजिक है इसमें? विचित्र भाषा है, और लोग लगे हैं इसको बोलने। कभी कभी तो बिना सोचे समझे बोलते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूँ, तो ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। मैं पूछता हूँ रियली? तब वो थोड़े बौखलाते हैं, फिर मुझे व्हाट डू यू मीन? मैं उनको कहता हूँ डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिसेस? इंग्लिश डिक्शनरी अगर खोलकर उठाओ तो सबसे पहले डिक्शनरी बनी इंग्लैंड में वेबस्टर। अगर आप वेबस्टर डिक्शनरी उठाओ और उसका फर्स्ट एडिशन देखो, तो मिसेस का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला। मिसेस होती। और यूरोप में बताया ना, धर्म पत्नियां नहीं होती। हाँ, क्योंकि 70% यूरोपियन तो शादी ही नहीं करते, बिना शादी के रहते। वो एक शब्द उन्होंने बनाया, लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें शादी नहीं होती तो धर्म पत्नी नहीं होती, तो वो सब मिसेस होती है। हाँ, मिसेस का ये मतलब, और मिस्टर उसका वाइस वर्सा। पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है, और हम लगे हैं अपनी श्रीमती को मिसेस बनाने। मिसेस। तब मैं पूछता हूँ रियली शी इज योर मिसेस? तो वो बौखलाते हैं। बिना जाने अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो, अच्छी भाषा नहीं। कुछ तो इतनी समस्याएं हैं अंग्रेजी में, जैसे संबंध, रिलेशनशिप, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, माने संबंध भी बाई लॉ, कानून से सब संबंध है। क्या चक्कर क्या है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ? मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री ये है कि इंग्लैंड में, यूरोप में 1500-1600 साल एक परंपरा रही है जिसमें कोई साधारण व्यक्ति शादी नहीं कर सकता था बिना राजा की अनुमति के। राजा की अनुमति मिले तो शादी होती थी, बिना अनुमति आप शादी नहीं कर सकते। तो जानते हैं क्या हुआ इसमें? कि राजा की अनुमति के बिना शादी करवाने का काम एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम था वैलेंटाइन। रोम में एक वैलेंटाइन नाम का पादरी था, चर्च में काम करता था। उसने एक अभियान चलाया कि मैं शादी कराऊंगा बिना राजा की अनुमति के। तो जिस दिन राजा को पता चला, राजा था उस समय क्लॉडियस रोम का, तो उसने क्या किया कि वैलेंटाइन को फांसी दे दिया, मृत्युदंड। और 14 फरवरी सन 498 को उसको फांसी हुई। तो उस वैलेंटाइन की याद में उन लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया जिनकी शादियां उसने कराई थी वैलेंटाइन। अब हम पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे मनाते बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने शादी करने पे पाबंदी लगाई हो। यहाँ तो उल्टा है, 1 नहीं 2 करो, 3 करो, 4 करो। तो हमें वैलेंटाइन डे मनाने की जरूरत नहीं। और उनके यहाँ क्या होता था कि राजा की अनुमति से शादी होती थी, इसलिए सारे रिश्ते बाई लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसा है चक्कर अंग्रेजी का। अब हम उसकी नकल करें तो कितनी मूर्खता है। बड़ा विचित्र है ये अंग्रेजी का साम्राज्य। मैं किसी के घर में जाता हूँ, पता चला पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। भाई रामदयाल गायत्री देवी का टिंकू कहां से? टिंकू, पिंकू, बबली, डबली, ट्विंकल, ट्विंकल, पता नहीं क्या क्या विचित्र विचित्र नाम रखते हैं। अपने नाम बहुत अच्छे हैं, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में, क्यों आप ये टिंकू पिंकू में फंसे? और टिंकू का अर्थ जान लो पहले, फिर करो। वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का। जो बाप की भी ना सुने, माँ की ना सुने, वो टिंकू होता है। तो बनाने का है तो बोलो टिंकू टिंकू, थोड़े दिन में हो जाएगा। तो ये अंग्रेजी में हम फंस गए बेकार, कुछ फालतू में, कुछ काम भी नहीं है उसमें। कहते हैं दुनिया का ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है अंग्रेजी। अंग्रेजी तो वैसे ही खिचड़ी है। थोड़ा उन्होंने जर्मन से लिया, थोड़ा फ्रेंच से लिया, थोड़ा इटालियन से लिया, थोड़ा डच में से लिया, थोड़ा रशियन से ले लिया, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, तो खिचड़ी बना के अंग्रेजी पेश कर दी। और चूंकि ये खिचड़ी है इसलिए इसके लॉजिक बहुत विचित्र है। ब्यूटी पट ब्यूटी पुट, या ब्यूटी बट ब्यूटी पुट, ये सब इसलिए चक्कर है। अंग्रेजी का ग्रामर दुनिया में सबसे खराब है। और आप जानते हैं दुनिया की जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को जोड़कर कोई अंग्रेजी में काम नहीं करती, सब फ्रेंच में काम करते हैं। हमने फालतू एक फोबिया बना रखा है कि अंग्रेजी के बिना दुनिया नहीं चलती। दुनिया में 200 देश हैं, जिनमें से 7 देशों में सिर्फ अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। और वो भी 7 देश इसलिए कि अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी तक छोड़ नहीं पाए उस अंग्रेजी। उन 7 देशों में 3 तो अपने ही है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और
बाकी है अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन। बाकी किसी देश में नहीं। सभी देशों की अपनी भाषा है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, स्वीडन में स्वीडिश है, सब जगह अपनी भाषा। रूस में रशियन है। और आप जानते हैं रूस का राष्ट्रपति अंग्रेजी जानता बोलता नहीं, चीन का राष्ट्रपति अंग्रेजी जानता बोलता नहीं, जापान का प्रधानमंत्री अंग्रेजी जानता बोलता नहीं। जब भी भारत आते हैं अपने देश की भाषा में बात करके हम तो समझते नहीं, तो वो कहते हैं दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन। कहते हैं आप तुम्हारी समस्या हल करो, मैं नहीं बोलता अंग्रेजी में, तुमको मेरी भाषा समझनी है, दुभाषिया लेके बैठो, समझो उसको। ये हमेशा होता है। फिर उनको पूछो क्यों आप ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी भाषा का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं मातृभाषा में बात करता हूँ। हमको मातृभाषा बोलने में क्या तकलीफ है, बोलो ना। मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ये सब भाषाएं अंग्रेजी से अच्छी, क्योंकि भाषा अच्छी वो मानी जाती है जिसमें शब्दों की संख्या बहुत हो। अंग्रेजी में शब्द बहुत ही कम। उदाहरण के लिए सूर्य, क्या शब्द है? सन, एक ही है, SUN। दूसरा कोई है? दूसरा है कोई इक्विवेलेंट सन का? नहीं। मराठी में सूर्य के 12 शब्द हैं। दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, क्या क्या शब्द। संस्कृत में भी वही है, मराठी में भी। मून, चंद्रमा, एक ही है अंग्रेजी में। मराठी में 12 है चंद्रमा। पानी, वाटर, एक ही है। और यहाँ सलिल, नीर, जल, पानी के 14-15 शब्द। तो शब्दों की संख्या मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी से ज्यादा, इसलिए ये भाषाएं ऊंची हैं। और अपने बच्चों को भगवान के लिए कभी भी ऐसा मत सिखाना। मैं कभी कभी अंग्रेजी का लोगों के घर पे जाता हूँ तो तुरंत उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते देखो अंकल आए, अभी पोएम सुनाओ, तो उनके चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। मैं पूछता हूँ क्या बोल रहे हो, सत्यानाश कराना है देश का? रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। अगर सुन लिया भगवान ने तो क्या होगा? बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ, क्योंकि मुझको खेलने का। अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा, शेतकरी मरेगा, तुम भी मरोगे। बिना अक्कल के रेन रेन गो अवे सिखा। तो फिर पूछते क्या सिखाएं, तो सिखाओ ये रे पाउसा, तुला दे तो पैसा, पैसा जाने। भाषा का संस्कार होता है। तो मराठी में संस्कार है ये रे पाउसा, अंग्रेजी में है रेन रेन गो अवे। अब तय करो क्या लाना है। इसलिए भाषा अपनी सीखो, और समय बचे तो संस्कृत जरूर सीखो, जिसमें ये सारा ज्ञान है। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद सब संस्कृत में है। थोड़ा सीख लो, बहुत ज्ञान है, और वो ज्ञान आपके भी काम आएगा, देश के भी काम है। उसी संस्कृत की मदद से मैंने थोड़ा ज्ञान लिया है। भाव प्रकाश पढ़ा, निघंटु पढ़ा, फिर ये पढ़ा अष्टांग हृदय, और इसके आधार पर 5-6 किताबें बना दी। वो बाहर हैं, हिंदी में है, मराठी में है। आप ले जाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। मैंने आपसे कहा मेरा कोई कॉपीराइट किसी पर नहीं है, आपकी इच्छा हो तो अपने नाम से प्रकाशित करो, संस्था के नाम से बनाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि गांव-गांव इसका प्रचार हो, तो गाय की हत्या तुरंत रोके। क्योंकि जैसे जैसे ये प्रचार होगा, गाय मूत्र से ये बीमारी ठीक होती है, ये बीमारी ठीक होती है, गाय के शेम से ऐसा होता है, फिर कोई शेतकरी गाय नहीं बेचेगा। भले दूध ना दे तो भी गाय को पाल के रखेगा। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन सब कसाईयों को धंधा बदलना पड़ेगा। तो एक काम तो हम सरकार की मदद से करें, और एक काम हम स्वयं करें। जो स्वयं करेंगे वो टिकने वाला है, क्योंकि सरकार का कानून पता नहीं कब बदल जाए, अगली कोई सरकार आए उसका उल्टा कानून बना दे। सरकारों का तो कोई भरोसा नहीं ना। लेकिन जो समाज करेगा वो टिक जाएगा। तो हमको ये अभियान चलाना है गोरक्षा का, और इसी अभियान के लिए थोड़ा थोड़ा सा अपने जीवन का समय दान करना है। और वो समय दान करके आप मैं सब मिलकर लगें, तो जरूर अगले 4-5 साल में ये देश की तासीर बदल जाएगी, और एक भी गाय कत्ल होने नहीं जाएगी। फिर मैं कल्पना करता हूं कि अगर गाय की संख्या बढ़े तो क्या होगा। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, अभी 17 करोड़ गाय है इस समय, 34 कोटी हो जाए। जब भारत आजाद हुआ था तो सामान्य रूप से भारत में एक मनुष्य पर एक गाय थी। 34 कोटी हमारी लोक संख्या थी, और लगभग 34 कोटी ही गाय थी। लेकिन आजादी के 60 साल में 17 कोटी गाय कम हो गई, अब सिर्फ 17 कोटी है। दुनिया में हमसे अच्छे कई देश हैं जहां गायों की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये तीनों देश में गाय की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में गाय की संख्या मनुष्यों की संख्या बराबर है। तो मैं उन सब पुजारियों को कहना चाहता हूं कि जिन देशों में गाय की संख्या मनुष्यों से ज्यादा, वो कैसे जिंदा है? ऑस्ट्रेलिया कैसे जिंदा है? न्यूजीलैंड कैसे जिंदा है? डेनमार्क कैसे जिंदा है? नॉर्वे कैसे जिंदा है? अगर ये देश जिंदा है तो हम भी रहने वाले, चिंता की क्या बात है? तो गाय की संख्या बढ़े तो चिंता मत करो, परेशानी उसमें नहीं आने वाली, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा गाय को वरदान दिया है कि वो जहां जाएगी अपनी व्यवस्था खुद कर लेगी, और उसके साथ समृद्धि जरूर जाएगी। और भारत में गाय का महत्व तो इतना ऊंचा रहा है। एक राजा दिलीप की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। रामचंद्र जी के वंशज थे, गाय के पीछे पीछे घूमते थे। उनकी एक गाय थी कपिला, वो जहां जाती थी दिलीप उसके पीछे जाते थे। राज्य उन्होंने मंत्रियों को सौंप रखा था, वो गाय की सेवा में लगे रहते थे। एक बार जंगल में गाय के सामने शेर आ गया, और शेर ने तय किया कि इसको खाएंगे गाय। तो राजा दिलीप ने कहा कि गाय को छोड़ दो, मुझे खा लो। इतनी ऊंची मान्यता गाय के लिए है। मैंने हिंदुस्तान में अभी एक गांव देखा, 2 गांव देखे, लगभग 8 दिन पहले नहीं, अभी 5 दिन पहले की घटना। कर्नाटक में एक गांव है हावेरी जिले में, बेड़गी तालुका में। उस गांव में एक बहुत बड़ा मठ है, 400 साल पुराना। उस मठ की मुख्य मठाधिपति गाय है, और 400 साल से ये चल रहा है। मैंने उस गांव के नागरिकों को पूछा कि आपने मठाधिपति गाय को क्यों बनाया? तो उसने कहा मनुष्य में वो गुण नहीं है, गाय में है, इसलिए हमने मठाधिपति बनाया। मैंने पूछा इसमें क्या गुण है? उन्होंने कहा जो संत में गुण है वो सब इस गाय में है। वो गाय कैसी है? गांव में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले शव यात्रा में आगे आगे वो गाय जाती है, और जब उसका अंतिम संस्कार होता है व्यक्ति का, तब तक वहीं पर बैठती है। मनुष्य तो भाग आते हैं वहां से, आग लगाई और भाग लिया।
वो गाय वहीं बैठती है 3-3.5 घंटे, जब तक पूरी चिता दहन नहीं होती वहीं बैठती है। फिर चिता दहन होने के बाद वो नदी में जाके स्नान करती है, उसके बाद भोजन ग्रहण करती है। वो गाय ऐसी। तो गांव वाले कहते हैं कि इसमें जो गुण है वो किसी मनुष्य में नहीं। ऐसी गाय इस देश में पता नहीं कितनी, मुझे तो एक पता चला, पता नहीं कितनी होगी। तो गाय की जो मान्यता है वो बहुत ऊंची है इस देश में, और उस मान्यता को अगर बचाकर रखना है तो गाय की रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना है अपने जीवन में, और एक प्रयास सरकार के स्तर पर, दूसरा व्यक्ति के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर छोटे छोटे 2 काम कि शेतकरी बांधवों को ये बताएं कि शेणखत से, गोमूत्र से खेती करो। शहर में रहने वालों को बताएं कि गोमूत्र से चिकित्सा करो। चिकित्सा और खेती विषय में जितनी पुस्तकें आपको लगेंगी वो सब बना दिया है मैंने, आप ले लो। और इस विषय पर 40 घंटे की एक सीडी भी बनाई है मैंने, ऑडियो सीडी, वो आप सुन सकते हो। 40 घंटे के व्याख्यान उसमें है इन सभी विषयों पर। 6 घंटे की वीडियो सीडी भी है, वो भी आप सुन सकते हो। सुन के दूसरों को सुना सकते हो, कॉपी करके दूसरों को दे सकते हो। करना है ये काम, और अगले 4-5 साल में इस देश को ये कलंक से मुक्त कराना है कि यहाँ गाय कटती है। भारत में ये कलंक मिट जाना चाहिए कि यहाँ गाय कटती है। और अगर ये हो गया तो मंगल पांडे की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे, और मंगल पांडे जैसे उन लाखों क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने गाय के लिए अपना जीवन होम किया है। और मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि इस कार्य में आपको सभी साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा, सभी का, और सभी संस्थाओं का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध कुछ होगा तो राजनेता करेंगे, और उनकी कोई दम नहीं है, ताकत नहीं है, आप उनसे डरो मत, वो तो पानी के बुलबुले, आज है कल नहीं। संतों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा, संस्थाओं का सहयोग मिलेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, पीछे हटने की बात नहीं। बस एक संकल्प लेना है कि हम करेंगे, और करने के लिए थोड़ा समय मैनेजमेंट करना है। सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे इस काम के लिए देना है, ज्यादा हो तो सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे इस काम के लिए देना है। किसी को भी मिलकर इन सब बातों से कन्विंस करा के उसको इसमें जोड़ लेना है। तो इस तरह का आप अभियान चलाएं, ऐसी अपेक्षा लेकर मैं आया। अगर ये पूरी होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और दूसरों को आप प्रेरित करें इसको पूरा करने में तो और ज्यादा खुशी होगी। आभार, बहुत धन्यवाद। हाँ, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाएगा तो फिर मेथी के लड्डू गुड़ के साथ बना के खाए, उसको थोड़ा गोमूत्र पिए तो गर्भाशय अपने स्थान पर वापस आ जाता। और किसी आई को गर्भावस्था अगर प्रारंभ हुई है तो उसको बोलो कि रात को 1 गिलास गाय का दूध मिला के पिए गाय, और सवेरे गाय के दूध का दही बनाकर केले के साथ खाए, तो कभी भी जीवन में सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना सिजेरियन बच्चा हो, और उस बच्चे को अपनी जिंदगी में कभी हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोलियो के वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन पर्यंत स्वस्थ होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शहर के लोगों में जो कुतर्क घुस गया है ये दूर करने में बहुत मदद है। फिर कुछ लोग कहते हैं राजीव भाई जब तक आप बोलते हैं तब तक तो याद रहता है, 2 घंटे बाद सब भूल जाते हैं, क्या करें? तो उसका भी मैंने एक इलाज कर दिया है कि ये जितनी भी माहिती मैंने दी इसकी भी एक पुस्तक बनाई है। उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा, गाय के मूत्र से क्या क्या चिकित्सा हो सकती है, 148 रोग में आप कैसे कर सकते हैं, वो भी पुस्तक है, वो भी बाहर है। एक और पुस्तक बनाई है कि गाय मूत्र के साथ मैं बार बार बोल रहा था ना, मेथी दाना, कभी दालचीनी, कभी हड़द, इसकी एक पुस्तक अलग से बनाई है, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन डिसीज जितनी हो जाती है। एक पुस्तक मैंने बनाई है कि गोमूत्र और स्वयं पाक दोनों मिलाकर कोई भी व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है, डॉक्टर के पीछे ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। और आजकल मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खराब नहीं, डॉक्टर तकलीफ दे रहे हैं, कैसी कैसी तकलीफें देते हैं। कभी ब्लड प्रेशर चेक कराओ तो कहेंगे जी हाई है, और तुरंत बोलेंगे आप कभी भी मर सकते हो। तो क्या करो, ऑपरेशन कराओ। कौन सा ऑपरेशन? एंजियोप्लास्टी। तो आप पूछोगे डॉक्टर 2-3 दिन का समय तो दे दो। अरे 2 दिन नहीं, 20 मिनट में मर जाओगे तुम, आ जाओ, बेड खाली पड़ा, तुम्हारे लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, इसमें एसी भी लगा है, कंप्यूटर भी है, और इसमें टीवी भी लगा है, अभी ये होटल जैसा है, आ जाओ जल्दी भर्ती हो जाओ। बेचारा डर के मारे भर्ती हो जाता है। डॉक्टर क्या करेगा, पहले एंजियोग्राफी करेगा, फिर उसको दिखाएगा देखो यहाँ 70% ब्लॉकेज है, यहाँ 80% है, या 90% है, डर गया, अब क्या, तुरंत ऑपरेशन कराओ, तो वो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में क्या है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्टंट डालते हैं स्प्रे, वो 3 रुपए 80 पैसे की बनती है, और बिल 1 लाख रुपए बच जाता है उसका, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है, कंपनी का कमीशन है, एजेंट का कमीशन। अब मुश्किल क्या आती है कि ये जो स्टंट है ये 6 महीने में बेकार हो जाता है, क्योंकि हृदय की जिस नली में रुकावट को हटाने के लिए ये स्टंट डाला उसके आगे और पीछे रुकावट आ जाती है, तो फिर बेकार, फिर बाईपास सर्जरी कराओ, 3-4 लाख और खर्च होता है, और फिर गारंटी नहीं है कि कब आप यमराज के पास पहुंचो। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में सर्जन है, डेली एंजियोप्लास्टी के 8-10 ऑपरेशन करता, उसको हार्ट अटैक आया। और जैसे ही मुझे खबर मिली कि उसको हार्ट अटैक आया, तुरंत मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई तुमने एंजियोप्लास्टी कराया कि नहीं अपना? क्या लगा नहीं कराया। मैंने कहा बाईपास सर्जरी कराया? नहीं कराया। फिर क्या किया तुमने, जिंदा कैसे हो? तो उसने कहा मैं स्वामी रामदेव के आश्रम में गया था हरिद्वार, और दूधी भोपले का रस पी के आया, अभी मैं ठीक हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ये माहिती तुम्हारे पेशेंट को दोगे? उसने कहा यार धंधा खराब करने का, ये माहिती पेशेंट के लिए नहीं है, मेरे लिए है, मैंने दूधी भोपले का रस पिया, मैं ठीक हो गया आया। मैंने पूछा कि अभी चेक कर लिया ब्लॉकेज वगैरह? उसने कहा सब ठीक है। ये तो सच्ची है घटना, और कोई वो डॉक्टर छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, उसका नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो खुद 10 ऑपरेशन रोज करता है। वो कहता है मैं दूधी भोपला पी के स्वामी रामदेव के आश्रम में प्राणायाम करके ठीक हो गया।
तो आत्महत्या के दुष्चक्र से निकालना हो तो एक ही रास्ता है, गाय का शेण और गोमूत्र। क्योंकि 1 किलो शेण है तो 33 किलो खत बनता है, और गाय के शेण को उपयोग करें तो 1 एकड़ में 8 क्विंटल कापूस मिलता है। गाय के शेण का उपयोग करें तो 1 एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं मिलता है। गाय के शेण का उपयोग करें तो 1 एकड़ में 70 से 80 टन कूस मिलता है। गाय के शेण का उपयोग करें तो 1 एकड़ में 19 से 20 क्विंटल तुअर की दाल मिलती है। गाय का शेण उत्पन्न करें तो 1 एकड़ में रोज लगभग 50 से 60 किलो भाजी पाला टूटता है। गाय का शेण उपयोग करें तो 1 एकड़ में 33 कुंटल धान आता है। माने हर चीज पीक ज्यादा लेना हो तो गाय का शेण, क्योंकि गाय के शेण में वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो भूमि को चाहिए। यूरिया डीएपी में सिर्फ 3 है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश, गाय के शेण में 17 है। तो ये बात समझ में आ गई कोर्ट को। फिर उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया, एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि यही बात है। तो फिर डिसीजन देने में उन्होंने देर नहीं किया और ये डिसीजन आ गया। अब डिसीजन ये कहता है, जजमेंट ये है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। और दूसरा जजमेंट का पार्ट है कि भारत की सभी राज्यों की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी है कि उनके राज्य में गाय का कत्ल नहीं हो। और जजमेंट का तीसरा पार्ट है कि भारत का हर नागरिक जिसको संविधान से अधिकार है नागरिकता का, अब उसकी जवाबदारी है कि वो गोरक्षा करे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिक को गाय बचाने की जिम्मेदारी लेनी है। सरकार को तो लेनी है, नागरिकों को भी लेनी। माने आप सब इससे बंधे हुए हैं, मैं और आप। अब मैं आपसे कहने आया हूं वो ये कि जजमेंट तो आ गया है, आपको गाय बचानी है, मुझे भी गाय बचानी है। अब ये गाय बचाने का रास्ता क्या है? इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप अपने राज्य की सरकार पर दबाव डालिए कि जल्दी से गोरक्षा का कानून बनाए और महाराष्ट्र में लागू करें और एक भी कत्ल खाने में गाय ना कटे। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। इसके लिए क्या करना है? आपके मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी को हजारों की संख्या में पत्र भेजिए, मेमोरेंडम दीजिए, निवेदन करिए और उनको एक ही बात पूछिए कि आपको भूतपूर्व होना है कि अभूतपूर्व। अगर आप भूतपूर्व होना चाहते हैं तो गो हत्या चालू रखिए, हम आपको भूतपूर्व बना देते हैं अभी थोड़े दिन में। और अगर अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो गोरक्षा का कानून पारित कर दीजिए विधानसभा। और महाराष्ट्र में ये आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र को तो विधानसभा में पारित करने का कुछ जरूरत नहीं है, पारित हो चुका है। राष्ट्रपति का सही नहीं हुआ है उसके अभी तक, कानून तो बन गया है। जब यहाँ यूपी सरकार थी ना, शिवसेना बीजेपी की, तभी ये कानून बन गया था विधानसभा में, तो पास हो गया। राष्ट्रपति के पास गया नहीं सही के लिए, वो पड़ा हुआ है। तो इतना करना है कि मुख्यमंत्री इसको जल्दी से राष्ट्रपति के पास भेज दो। राष्ट्रपति तैयार है सही करने के लिए क्योंकि 100% वेजिटेरियन है। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति है और 100% शाकाहारी है। शाम को खिचड़ी खाते हैं, सवेरे दाल रोटी खाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फिर भी दाल रोटी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो वो तो तैयार है, सही करने में देर नहीं। मुख्यमंत्री भेज नहीं रहा है। कारण क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के टेके से सरकार चल रही है। और शरद पवार क्या बोला? मैं बोला आपको, गाय को क्यों बचाना, वो तो बेकार है, बूढ़ी हो गई है, तो कत्ल हो जाना चाहिए। तो इस समय यहां जो सरकार चल रही है उसमें एक पक्ष गाय का समर्थन नहीं करता, तो उनके लिए थोड़ा संकट है। लेकिन आप इस संकट को ठीक करिए, ठीक ये करिए, औरंगाबाद से कम 10-20 हजार पत्र मुख्यमंत्री को भिजवा दीजिए। पता आप सब जानते हैं, कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता। और पत्र में सीधे एक ही भाषा में बात करिए कि भूतपूर्व होना है या अभूतपूर्व, आप तक। क्योंकि जो गाय के कत्ल का समर्थन करते थे वो सभी मुख्यमंत्रियों को हमने भूतपूर्व बना दिया। चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं ना, हाईटेक चीफ मिनिस्टर, अभी चप्पल चटकाते हुए हैदराबाद में घूमता रहता है, कोई पानी को भी नहीं पूछता उससे। दूसरा एक मुख्यमंत्री हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला, वो भी हत्या का समर्थन किया, वो भी भूतपूर्व है। ममता बनर्जी, वो हुई ही नहीं है तो भूतपूर्व क्या होगी? आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनी, बनने का भी कोई चांस दिखता नहीं। तो आपके मुख्यमंत्री को कहिए कि देखिए जी, भूतपूर्व होना है तो बहुत अच्छा, अभूतपूर्व होना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप जल्दी से ये हस्ताक्षर करा लो राष्ट्रपति की। फिर वो कहेंगे जी सरकार गिरती है, गिर जाने दो, दोबारा चुनाव लड़ो इसी मुद्दे पे, तो पूरी मेजोरिटी से आ जाओगे, चिंता मत करो उसकी। तो आपको ये दबाव बनाना है अपने मुख्यमंत्री पर, और यही दबाव हर राज्य के नागरिकों को बनाना है अपने अपने मुख्यमंत्रियों पर कि सभी राज्यों में गोरक्षा का कानून बने। तो ये तो एक काम हुआ, और इसको आप करेंगे सब मिलकर, ऐसा मेरी अपेक्षा है। आप अगर किसी संस्था में हैं तो संस्था की तरफ से करें, व्यक्तिगत रूप से भी करें। कोई संस्था के लेटर हेड पर हस्ताक्षर के साथ भेजें, 100, 200, 500 हस्ताक्षर के साथ, ये करो। व्यक्तिगत पत्र भी भेजें, ईमेल करें, फैक्स करें, जो कर सकते हैं करें। दूसरा एक काम इससे भी बड़ा करना है, वो ये कि गाय कटती तब है जब वो बाजार में बिकती है, और गाय काटने वाले तो कुरैशी हैं, पालने वाले तो सब हिंदू। तो हम इस देश के हिंदुओं को इस बात के लिए कन्विंस करें कि तुम गाय बेचो मत, कटेगी नहीं। तो कहता है जी गाय इसलिए बेचनी पड़ती है कि वो दूध नहीं देती, वही कुतर्क। तो उसको समझाना है कि भले दूध नहीं देती, मूत्र तो देती है, शेण तो देती है, और उसके शेण और मूत्र से लाखों रुपए की आमदनी है, तुम क्यों परेशान हो दूध के लिए? गाय तो मुख्य रूप से शेण और मूत्र के लिए पालो, दूध तो बोनस है, असली तो शेण और मूत्र है जो लाखों रुपए की इनकम दे रहा है। और हर
शेतकरी को यह समझाना है कि तुम तुम्हारे गांव की गाय का शेण इकट्ठा करो, एक गोबर गैस प्लांट बनाओ, उसमें से गैस निकालो, गैस को सिलेंडर में भरो, घर में इस्तेमाल करो, तुम्हारे ट्रैक्टर में लगाओ, तुम्हारी गाड़ियों में लगाओ, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम्हारे तरीके से चलाओ, डीजल खरीदने की जरूरत नहीं। और सब गांव में ही हो सकता है, असंभव इसमें कुछ नहीं, बस उनको बताने की जरूरत है। और दूसरा, शेतकरी बांधवों को यह बताने की जरूरत है कि यूरिया डीएपी से जो तुम खेती कर रहे हो, ये तुम्हें आत्महत्या में लेके जा रही है। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यूरिया डीएपी बंद करके शेण खत वापरना शुरू कर दो। मैंने मेरी जितनी शक्ति है और क्षमता है उसके अनुसार ये प्रचार करना शुरू किया है और इसका अच्छा परिणाम भी है। पिछले करीब 1.5-2 वर्षों में 50,000 से ज्यादा शेतकरी बांधवों को मैंने ये समझाया। उसका परिणाम यह है कि उनमें से 5,000 शेतकरी बांधवों ने शेण खत वापरना शुरू किया है और वो कहते हैं कि हम पहले से ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा खर्चा 90% कम हो गया और उत्पन्न 10 से 15% बढ़ गया है। तो दोनों ही स्तर पर उनको लाभ है। अब ये बात तेजी से गांव-गांव फैलाने की जरूरत है। तो फिर गुणगान शुरू करते हैं, ओ गाय माता है, बहुत अच्छी है, हम जानवरों का कत्ल हो रहा है, गाय का, भैंस का, बकरी का, बकरे का, कुत्तों का। गाय का आंकड़ा मैंने बताया 2.5 करोड़ तो प्रतिवर्ष गाय का कत्ल होता है। भैंस का 1-1.25 करोड़ प्रतिवर्ष कत्ल होता है। डूकर सुअरों का 2.5 से 3 करोड़ का कत्ल प्रतिवर्ष का है। बकरी बकरियां, छोटे जानवरों की संख्या करोड़ों में है, गिनी नहीं जा सकती है। तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां कत्ल ही कत्ल होता है। और दुख मुझे इसी बात का है कि इसी भारत देश में महावीर स्वामी हुए, इसी भारत देश में महात्मा बुद्ध हुए, इसी भारत में गांधी हुए, इसी भारत में राम हुए, कृष्ण हुए, जिंदगी पर्यंत जिन्होंने अहिंसा हमको बताई और सिखाई, उसी भारत में इस समय सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। और जानवरों के प्रति तो कितनी क्रूरता हो रही है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी अगर आपको अपनी आंखों से देखना हो कि कितनी क्रूरता होती है जानवरों के खिलाफ, तो आप कभी चले जाइए मुंबई में देवनार नाम का एक गांव है, वहां पर एक कत्ल खाना चलता है। कैसे कत्ल किया जाता है आप देख लीजिए अपनी आंखों से। आंध्र प्रदेश में मेदक नाम का एक जिला है, वहां पर एक और कत्ल खाना चलता है, अल कबीर, उसको दिखाइए पता चलेगा। औरंगाबाद के आसपास कई कत्ल खाने चलते हैं, इनको देख लीजिए। जब मैं शहर में घुसता हूं तो इतनी तेज बदबू आती है, फिर पूछता हूं क्या है, तो पता चला जानवरों की हड्डियों को पीसने का कारखाना। औरंगाबाद के माथे पर कलंक जैसा। संपूर्ण भारत देश में जगह जगह जो कत्ल खाने चलते हैं, मैंने तो कई कत्ल खाने देखे हैं और उन पर वीडियो फिल्म बनाई है 20-25 मिनट। कितनी क्रूरता से काटा जाता है जानवरों को। गाय को काटने से पहले क्या करते हैं, 5-6 दिन भूखा रखते हैं और जहां से उसको भर के लाते हैं ट्रक में, वो ट्रक में कैपेसिटी होती है 3 या 4 गाय की, तो उसमें 200 गाय भर के लाते हैं। और ये ट्रक हर एक शहर और गांव से गुजरते चले जाते हैं पुलिस वालों की कृपा से। फिर पहुंच जाते हैं कत्ल खाने में। फिर क्या होता है, 5-6 दिन उनको और रखा जाता है, भूखा खाना नहीं खिलाया जाता, तो अधमरी हो जाती है गाय। फिर क्या किया जाता है, गाय को पैरों से उल्टा बांधकर लटका देते हैं, मुंह बांध देते हैं। फिर उसके बाद 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी की वाष्प गाय के शरीर पर फेंकी जाती है और लगातार 1-1.5 घंटे। परिणाम क्या होता है कि उसका शरीर फूलना शुरू करता है और फूलते फूलते जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी में आ जाता है, तब जाके उसकी गर्दन काटी जाती है। और गर्दन काट के थोड़ी देर उसको लटका के रखा जाता है ताकि पूरा खून निकल आए। फिर उसके बाद जब गर्दन कट के गिर जाती है, अंतिम खून की बूंद निकल जाती है, फिर चाकू और छुरी से, तेज धार की चाकू छुरी से उसकी खाल उतारी जाती है और वो खाल एक्सपोर्ट की जाती है। फिर मांस निकाला जाता है, उसको धो पैक करके डिब्बों में बंद किया जाता है और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर जो खून निकलता है, उस खून को भारत की ही कुछ कंपनियां खरीद लेती हैं, उससे वो हेल्थ टॉनिक बनाती है। भारत के बाजार में बिकने वाला एक हेल्थ टॉनिक है जिसका नाम है डेक्सोरेंज, वो इसी से बनता है। और डॉक्टर लोग उस हेल्थ टॉनिक को प्रिस्क्राइब करते हैं हर उस मां को जो गर्भवती है, क्या बोलकर कि आपके शरीर में खून की कमी है तो इसको ये पूर्ति करेगा। मैं कई डॉक्टरों से मिला और उनको पूछा कि आप डेक्सोरेंज का ही प्रिस्क्रिप्शन क्यों करते हैं, खून की कमी दूर करने का तो सबसे बड़ा उपाय है मूंगफली का दाना, शिंगदाना गुड़ के साथ खाओ, खून की कमी दूर होती है। चना गुड़ के साथ खाओ, खून की कमी दूर होती है। पालक और मेथी की भाजी खाओ, खून की कमी दूर होती है। गाजर का रस पियो, खून की कमी दूर होती है। आप ये डेक्सोरेंज ही क्यों लिखते हो खून की कमी दूर करने? तो एक डॉक्टर जो मेरा दोस्त है धीमे से कहा, यार इसमें कमीशन मिलता है। अब किसी मरीज को मैं कहूं कि गाजर का रस पियो तो क्या कमीशन मिलेगा? किसी को मैं कहूं कि शिंगदाना गुड़ के साथ खाओ तो क्या कमीशन मिलेगा? किसी को मैं कहूं कि ये खाओ, चना और गुड़ खाओ, तो क्या कमीशन मिलने वाला है? डेक्सोरेंज का मैं प्रिस्क्रिप्शन करता हूं क्योंकि कंपनी कमीशन देती है। तो उसी डॉक्टर को मैंने कहा कि तुम तुम्हारी पत्नी के गर्भवती होने पर ये दवा लिख सकते हो उसको? उसने कहा ना ना ना, कभी नहीं। तो दूसरों को कैसे लिख देते हो? तुम कैसे डॉक्टर हो? डॉक्टर हो कि कसाई हो, यमराज के भाई हो, क्या हो तुम? जो दवा तुम तुम्हारी पत्नी को नहीं लिख सकते हो, वो दूसरे मरीजों को कैसे लिखते हो? तुम तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? सिर्फ कमीशन का लालच इतना बड़ा हो गया। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेरी आंखों से एक विचित्र दृश्य देखा। कलकत्ता में मैं एक बार गया था थोड़े दिन पहले, तो वहां एक कसाई खाना है मोरी ग्राम, वहां 11,000 गाय रोज कटती है, मोरी ग्राम। और इस कत्ल खाने की विशेषता यह है कि यह 1757 से चल रहा है। 1757 में इस कत्ल खाने को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने।
जब उसकी सरकार बन गई थी कलकत्ता में, आपको मालूम है प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनी, रॉबर्ट क्लाइव प्रधानमंत्री बन गया कलकत्ता का, और ये सब घटना 1757 की है। तो प्रधानमंत्री बनते ही उसने कत्लखाना जो खोला वो यही था, मोरीग्राम। और रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में उसमें 300 गाय रोज कटती थी, आज उसमें 11,000 गाय रोज कटती है। मांस ऐसे ही एक्सपोर्ट होता है, तरीका वही है काटने का जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन जो खून निकलता है उसको कुछ लोग खरीद के ले जाते हैं। मैंने देखा कि वो सब चाय के व्यापारी। तो पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं यार क्या बताएं, इसकी जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? तो कहते हैं कि जो चाय है ना, असली चाय, वो तो पत्ते वाली है, वो तो हमको देखने को भी नहीं मिलती है, वो टी बैग्स में पैक होके सब एक्सपोर्ट हो जाती है। अब पत्ते वाली चाय को चुनते समय जो टी डस्ट रह जाती है, पीछे से टूटी हुई छोटी छोटी डंडियां, वो भारत में बिकती है। अब उसकी समस्या ये है कि उसको पानी में डालो तो पूरा कलर नहीं आता, तो उस टी डस्ट पर जानवरों के कत्लखानों से निकाले गए खून की कोटिंग करके सुखा के भारत में बेचा जाता है। और भारतवासी जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन चाय जरूर पीते हैं। और शाकाहारी लोगों का एक ही पेय बचा है, वो अब चाय है। शाकाहारी संपूर्ण 100% वेजिटेरियन वही चाय पीते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं जो कहते हैं कि राजीव भाई ये चाय ना पिए तो संडास नहीं होती, टॉयलेट नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो सिर में दर्द होता है, काम नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो फ्रेशनेस नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो काम नहीं। क्या विचित्र विचित्र कुतर्क करते हैं। और मुंबई में एक बाजार है मूलजी जेठा बाजार, वहां हर मिनट पे चाय पीते हैं, हर दूसरे मिनट पे चाय पीते हैं। दिन में 20, 25, 30, 40 प्याले पी जाए कोई मुश्किल नहीं। ऐसा सब विचित्र खेल इस देश में चलता है। मुझे दुख इस बात का है कि जो हिंसा कर रहे हैं, जानवरों का कत्ल कर रहे हैं, वो तो पाप के भागीदार हैं ही। जो अपने को अहिंसक मानते हैं और इस पद्धति से चाय पी रहे हैं या डेक्सोरेंज खरीद कर अपनी पत्नी को पिला रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, वो भी इस हिंसा के भागीदार हैं। और भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है कि हिंसा करने का जितना पाप प्रत्यक्ष हिंसक को होता है, माने जो हिंसा कर रहा है उसको जितना पाप होता है, हिंसा की मदद करने वाले को भी उतना ही पाप होता है। ये सब खेल चल रहा है इस देश में। मुझे दुख एक ही है कि अहिंसा प्रधान भारत देश में भयंकर हिंसा हो रही है और कुतर्क उसके बड़े विचित्र विचित्र हैं। जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहां रखेंगे, उनके भोजन की क्या व्यवस्था करेंगे, इसलिए काटते रहो, उनका मांस बेचते रहो। क्यों कुछ सांसद खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं जब भी ये विषय आता है बहस के लिए? हमारे भारत में राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं, ये बात कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, हमारे राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं जो गाय का मांस बेचकर अपना धंधा चला रहे हैं। कई नेता हैं ऐसे। और इस हिंदुस्तान में 3,600 जो कत्ल खाने चल रहे हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 50 से 60% कत्ल खाने राजनीतिक नेताओं के हैं जिनकी पूंजी से यह काम चल रहा है। तो जब भी गोहत्या का विषय आता है संसद में, चिल्ला के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं गोहत्या रुकनी नहीं चाहिए, और उसके विचित्र विचित्र तर्क देते हैं, कुतर्क करते हैं। जैसे एक कुतर्क करते हैं, महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं, वो बहुत कुतर्क करते हैं। उनमें से एक नेता तो वर्तमान में कृषि मंत्री है, उन्होंने एक बार कुतर्क किया कि गाय की हत्या अगर हमने रोक दी तो गाय की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, उनको रखेंगे कहां? यह बयान श्री शरद पवार ने दिया और मुंबई में दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौभाग्य की बात थी कि वो दिन मैं मुंबई में था जिस दिन उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आया। अगले दिन वो बयान की कॉपी लेके मैं चला गया मिलने उनसे। मैंने कहा कि आपने ये कहा है कि अगर गाय को हमने बचा लिया तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इनको रखेंगे कहां? आप क्यों परेशान हैं? आपके घर में रखने नहीं आ रहे हैं हम, इतना तो पक्का है। और अगर आपकी बुद्धि इतना ही काम करती है कि गाय को बचाने से उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो यही तर्क मनुष्यों पे भी लागू हो जाता है, सीधे सीधे से लागू होता है कि मनुष्यों को क्यों बचाया जाए, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका माने मनुष्यों की संख्या कम करने के लिए कत्ल करवाइए इनका। तो उन्होंने दूसरी बात कही, चारा कहां से लाएंगे? चारा कहां से लाएंगे? तो मैंने कहा भगवान ने इस देश में व्यवस्था ऐसी की है, आप क्यों परेशान है उसके लिए? भगवान की व्यवस्था में आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? भगवान ने इस देश में जितनी भी फसल दी है, जितनी भी फसलों के बीज हमारे पास है, 1400 किस्म की फसलें भारत में होती हैं, पीक, गेहूं, चावल, जवारी, तुअर, उड़द, मूंग आदि आदि। हर एक फसल के 3 हिस्से हैं, हर एक पीक के 3 हिस्से हैं, हर एक पौधे के 3 हिस्से हैं। ऊपर का एक हिस्सा है वो मनुष्यों के लिए है, पक्षियों के लिए है, बीच का हिस्सा है वो सब पशुओं के लिए है, और अंत का जो जड़ वाला हिस्सा है वो धरती माता के लिए है। प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें आप क्यों परेशान है कि चारा कहां से आए? हिंदुस्तान में 77 कोटि किसान खेती करते हैं और 77 कोटि किसान में लगभग 7 कोटि किसान जवारी पैदा करते हैं। जवारी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा मनुष्य के काम आता है। जवारी का पूरा पेड़ अगर आप गिने तो उसका मुश्किल से 10% हिस्सा जो ऊपर का होता है वो मनुष्य के काम का है, बाकी का 70 से 75% हिस्सा वो गाय के काम का है, भैंस के काम का है, पशु के काम का है। तो चारे की कमी कहां से आई?
गेहूं की फसल देख लो, गेहूं की फसल का मुश्किल से 10% हिस्सा मनुष्य के काम का है, बाकी 70-80% गाय के भैंस के काम का है। तो चारे की समस्या कहां से आई? गेहूं पैदा हो रहा है, ज्वारी पैदा हो रही, चावल की फसल का बहुत छोटा सा हिस्सा मनुष्य के काम का है, बाकी जानवरों के काम का है। तो चारे की कहां कमी है इस देश में? आप क्यों परेशान है? फिर उनका तीसरा कुतर्क, गाय बूढ़ी हो जाती है तो क्यों पालना? तो मैंने कहा आई भी बूढ़ी हो जाती है, उसको क्यों पालना? कहते आई अलग है, गाय अलग है। मैंने कहा मेरे लिए तो आई और गाय दोनों एक ही जैसी, क्योंकि बचपन से मैंने यही सुना है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। तो मेरे लिए तो आई और गाय दोनों सरीख ही है। तो गाय बूढ़ी हो गई इसलिए कत्ल होनी चाहिए, तो आई भी बूढ़ी हो गई इसलिए कत्ल होनी चाहिए। फिर आखिरी कुतर्क कि दूध नहीं देती है, फोकट में क्यों खिलाने का उसको? तो मैंने कहा दूध तो आई भी नहीं देती है थोड़े दिन के बाद। हमारी आई हमको जास्ती से जास्ती 1 साल दूध पिलाती है, और ये गौ माता तो जीवन पर्यंत दूध पिलाती है। इसका स्थान तो आई से भी ऊंचा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपसे बात करना बेकार है। मैंने कहा मुझे भी आपसे बात करना बेकार लगता है। जो आदमी को इतना नहीं समझता कि गाय को भारत में घासचारे की कमी नहीं है, और गाय बूढ़ी हो गई तो बेच देनी चाहिए, कत्ल हो जाना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक मानसिकता है। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, क्योंकि वो खुलकर कहते थे कि हम तो गाय काटते हैं हमारे भोजन के लिए। ये तो काले अंग्रेज उनसे ज्यादा खतरनाक है, जो भारत और भारतीयता का लबादा ओढ़े हुए हैं और दिमाग में पूरी अंग्रेजियत भरी हुई है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो कुतर्क हैं, ये सिर्फ शरद पवार का मैंने नाम इसलिए ले लिया कि वो प्रतीक व्यक्ति है, वरना ये कुतर्क हिंदुस्तान के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के कुतर्क बन चुके हैं। और खासकर ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनको थोड़ी अंग्रेजियत की शिक्षा मिली है, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, उनके भी ये कुतर्क बन चुके हैं। शरद पवार तो प्रतीक मात्र है, वहां कोई और भी हो सकता है जो इसी तरह की बात करे। ये कुतर्क आए कहां से? किसने डाले हैं हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में? कौन जिम्मेदार है इनके लिए? ये भी मैं समझने की कोशिश करूं तो पता चला कि ये कुतर्क भारत से नहीं, पश्चिम से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं। उनके फ्रेज हैं, उनके इडियम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं कुतर्कों के आधार पर भारत में सरकार चलाने वाले लोग और सरकार चलाने के लिए मदद करने वाले अधिकारी दोनों मिलकर गाय की हत्या करवाने में लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, वो ये कि भारत का एक मंत्रालय है जिसका नाम है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के नीचे काम करने वाला एक मंत्रालय है पशुधन मंत्रालय। माफ करिए, ये पशुधन मंत्रालय नहीं है, पशु कत्ल मंत्रालय है। क्योंकि वहां से जितने भी नोटिस जारी होते हैं, जितने भी नियम कायदे बनते हैं, कानून बनते हैं, वो सब पशुओं के कत्ल के समर्थन में और पशु हत्या रोकने के विरोध। ताजा उदाहरण, महाराष्ट्र में 6 लाख मुर्गियों को मार डाला। क्या तर्क है? एवियन फ्लू होगा। हुआ है किसी को? लगभग 15 दिन हो गए हैं, मैं पूरे भारत के कई हॉस्पिटल्स के साथ लगातार संपर्क में हूं कि आपके पास कोई एवियन फ्लू का केस आया हो तो बताइए। कहीं नहीं आया। फिर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला किस आधार पर? कि उनसे वायरस फैल सकता है। फैला तो नहीं है, फैल सकता है, इसकी गारंटी क्या है? और भारत एक ऐसा अद्भुत देश है दुनिया में जहां कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीखा है, इतना तेज है कि सैकड़ों किस्म के वायरस तो ऐसे ही मर जाते हैं। यूरोप में यह समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वायरस फैलते हैं, क्योंकि साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में 9 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता, और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई फ्लू फैले, वायरस फैले, बैक्टीरिया बने और वो मल्टीप्लाई करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा तो देश दुनिया में अद्भुत है, जहां साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है, हर दिन सूर्य प्रकाश मिलता है, और आजकल का समय तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जिसमें कोई वायरस पनपना ही बहुत मुश्किल है। और इसी कुतर्क के आधार पर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला बेदर्दी के साथ, बिना सोचे समझे कि इन मुर्गियों का हमारे जीवन को चलाने में कोई उपयोग होता है। ये उपयोग नहीं कि वो अंडा देती है और हम अंडा खाते हैं, उससे ज्यादा बड़ा उपयोग है जो हमें आज तक पता नहीं चला है। इस प्रकृति के चक्र को नियमित रखने में मुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो छोटे जीव हैं, जो शरीर के शत्रु हैं, उनको खाने का काम ये मुर्गी और मुर्गे करते रहते हैं। चुन चुन के उठा लेते हैं जमीन पे से, ताकि मनुष्य सुरक्षित रहे। तो हम मनुष्यों को सुरक्षा देने के काम में जो मुर्गी और मुर्गे लगे हैं, उन मुर्गे और मुर्गियों को मनुष्य को बचाने के कुतर्क के आधार पर कत्ल करवा दिया सरकार। ऐसे अगर हमारी सरकार को चलाने वाले नेता हैं और ऐसे हमारे देश को चलाने वाले अधिकारी हैं, तो भगवान इनको जल्दी से उठाए और इनको उसी गति में पहुंचाए जिस गति में 6 लाख मुर्गियां अभी पहुंचाई गई। जल्दी से इनको उठाए, क्योंकि इनका बोझ अभी सहा नहीं जाता। ऐसे ऐसे कुतर्क जड़ते हैं और मूर्खता की परीक्षा देते हैं।
पराकाष्ठा। कभी भी ऐसा कोई एक विचित्र कुतर्क आ जाएगा, कुत्तों को मारेंगे, हाँ कुत्तों को मारेंगे। और अभियान चला रखा है, कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने बाकायदा अभियान चला रखा है, स्ट्रीट डॉग मारो उनको, स्ट्रीट डॉग मारो उनको, जिंदा मत रहने दो, खत्म कर दो। और इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि कुत्ते आदमी के लिए कितने जरूरी है, कुत्तों की जरूरत आदमी को कितनी है। ये जॉर्ज बुश से पूछ लो, बता देगा आपको। आपको मालूम है जॉर्ज बुश को अपनी सुरक्षा का सबसे ज्यादा भरोसा कुत्तों पे ही है। और आपको ये मालूम है कि जॉर्ज बुश दुनिया के किसी भी देश के प्रवास पे जाता है तो उसकी सुरक्षा के 56 कुत्ते उसके साथ जरूर जाते हैं। और उन सभी कुत्तों का जॉर्ज बुश ने बाकायदा ओहदा तय किया हुआ है, पोस्ट है उनकी। अभी हमारे यहाँ संसद में अभी थोड़े दिन पहले बवाल हुआ ना, गांधी जी की समाधि पे जॉर्ज बुश गया, उसके पहले उसका कुत्ता गया और उस कुत्ते ने पहले गांधी जी की समाधि का चक्कर लगाया, सूंघ सूंघ कर देखा। वो कुत्ता साधारण नहीं है, जॉर्ज बुश का सार्जेंट है। हाँ, और जॉर्ज बुश ने उसके रुकने के लिए स्पेशल होटल की व्यवस्था की थी और पूरा एक होटल जॉर्ज बुश के 56 कुत्तों के लिए बुक था, दिल्ली का 56 कुत्तों के लिए पूरा होटल बुक था। और उस होटल के मालिक को कह दिया गया था कि ये आपको करना है। तो मालिक कह रहा था कि अब तक तो मेरे कमरों में आदमी रुके हैं, अब ये कुत्ते रहेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ये खास कुत्ते हैं, इनकी जरूरत अमेरिका के राष्ट्रपति को है और उनकी सुरक्षा के काम में ये लगे हुए हैं। तो कुत्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये जॉर्ज बुश से पूछ लो। और हमारे देश के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको मारने में लगे। और इतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक काम कि अगर उनको मार नहीं सको तो उनका नसबंदी करा दो ताकि उनकी आगे जनरेशन ना बढ़ सके। ऐसे ऐसे विचित्र बुद्धि के लोग इस देश को चला रहे हैं। कहते हैं कि कुत्ते ने काट लिया तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बिल्कुल घबराओ मत, कुत्ते के काटने से तो जरूर बच जाओगे, उससे ज्यादा खतरनाक तो आदमी है, उसने काट लिया तो बचने के कोई चांसेस नहीं। कुत्ता तो हमेशा वफादारी निभाता है, आदमी का कोई भरोसा नहीं। और आपको अब मैं एक बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूं कि कुत्तों की क्या जरूरत है इस देश को, हमको। थोड़े दिन पहले सुनामी आया था, आपने सुना? और सुनामी आया तो मैं और मेरे कुछ दोस्त सहयोगी मिलकर सेवा कार्य करने के लिए अंडमान निकोबार गए थे। लगभग 1 महीने हमने वहां सेवा कार्य किया था। क्या सेवा कार्य किया था? वहां के लोग जो भयंकर सुनामी से पीड़ित थे उनको स्ट्रेस बहुत था, मेंटल स्ट्रेस, और अक्सर ऐसे बड़े दुर्घटनाओं में स्ट्रेस होता है और उसकी दवा सबसे अच्छी होम्योपैथी में है। मैं थोड़ा होम्योपैथी जानता हूँ, तो मेरे होम्योपैथी डॉक्टर दोस्तों को लेकर 1 महीने हमने वहां सेवा कार्य किया था। लगभग 3,500 मरीजों को होम्योपैथी की दवाएं देकर मेंटल स्ट्रेस से बाहर लाया था। तो उस समय मैं जितने भी गांव में गया अंडमान निकोबार के, हर गांव में मैं एक प्रश्न पूछता था लोगों से, कितने लोग मरे? तो किसी गांव में 100 लोग, किसी में 150, किसी में 50, किसी में 70, किसी में 75। एक गांव में तो पता चला 1,500 लोग मर गए। अच्छा, ये प्रश्न पूरा होने के बाद दूसरा प्रश्न मैं जानबूझ के पूछता था कि आपके गांव में कितने जानवर मरे? तो पता चला एक भी नहीं। कुत्ता मरा? नहीं मरा। गाय मरी? नहीं मरा। भैंस मरी? नहीं मरा। बंदर मरा? नहीं। कौन जानवर मरा? एक भी नहीं। अच्छा, पक्षी कितने मरे? एक भी नहीं। और मनुष्य कितने मर गए? 36,000। कैसे मर गए? तो इसका उत्तर मुझे गांव के एक सरपंच ने दिया। आपको मालूम नहीं मनुष्य मूर्ख होता है? तो मैंने कहा इसका कहने का मतलब क्या है आपका? उन्होंने कहा मनुष्य महामूर्ख होता है, जानवरों को मनुष्य से ज्यादा अकल होती है। मैंने पूछा बता दीजिए, मुझे सिद्ध कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं बताता हूं। वो सरपंच मुझे मिला अंडमान निकोबार के एक गांव में, उस गांव का नाम है बंबू फ्लैट। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वहां से 60 मील नॉटिकल मील समुद्र में अंदर एक टापू है, टापू पर ये गांव। तो सरपंच ने कहा कि देखो मैं आपको बताता हूं, जब सुनामी आया उससे 2 दिन पहले मेरे कुत्ते को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया उससे 2 दिन पहले मेरी गाय को मालूम था सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो मेरी भैंस को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो मेरे घर के चूहों को, ऊंदर को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो बिल्ली को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो कीवी, चींटी, आंट्स को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। लेकिन हम मूर्खों में से किसी को नहीं मालूम था कि सुनामी आ रहा है। आपको मालूम है भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट छोड़े? उनकी संख्या धीरे धीरे अभी 56 हो गई है। हजारों करोड़ रुपए इन सैटेलाइट पे हर साल खर्च होता है और उसमें से कुछ सैटेलाइट सिर्फ इस बात के लिए है कि वो समुद्र में होने वाली हर गतिविधि को ध्यान में रखें। तो सारे सैटेलाइट फेल हो गए, हजारों करोड़ रुपए वाले बता नहीं सके कि सुनामी आ रहा है। और हमारे घर के आसपास रहने वाले ये जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीड़ी, चींटी, गाय, भैंस, इन सबको मालूम था 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले सुनामी आ रहा है। तो मैंने पूछा इनको कैसे मालूम था? तो सरपंच ने कहा कि देखिए बात यह है कि सुनामी जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले मेरा कुत्ता भाग गया, गाय चली गई, भैंस चली गई। मैंने कस के पकड़ के गाय को रस्सी बांधी थी, रस्सी को तोड़ के चली गई। मेरे घर में एक बंदर था, वो भी चला गया।
2 दिन मुझे घर में चींटियां नहीं दिखाई दी जो रोज निकलती, ऊंदर नहीं आया, वो भी कहीं चले गए, बिल्ली नहीं आई, वो भी कहीं चले गए। तो मैं समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो सरपंच ने कहा कि मैं भी चला गया घर छोड़कर, तो मैं बच गया और मेरे घर में से कोई दूसरा नहीं बचा। तो सरपंच ने मुझे एक बात कही कि आप कहीं भी जाना, लोगों को बताना कि सुनामी में एक भी जानवर नहीं मरा, मनुष्य 36,000 मरे। इसका माने मनुष्य की अकल कम है, जानवरों की उससे ज्यादा है। इन जानवरों को ईश्वर का दिया हुआ कोई वरदान है या सिक्स्थ सेंस है जिससे ये पता कर लेते हैं, और जानवरों में सबसे पहले पता जिसको होता है वो ये कुत्ता ही होता है। और हमारे मूर्ख महानगर पालिका के अधिकारी इन्हीं कुत्तों को मारने में लगे हुए हैं गांव में। कल्पना करो सब कुत्ते खत्म हो गए तो दोबारा सुनामी आएगा तो बताने वाला कोई नहीं होगा। हम इन जानवरों को कमतर समझते हैं। तब मेरी उसकी आखिरी जो संवाद हुई सरपंच की, तो वो बहुत ही मजेदार थी। सरपंच ने कहा कि आप सब शहर वाले गाली देते हैं कि तू कुत्ता है, आप शहर वाले गाली देते हैं तू गधा है, आप शहर वाले गाली देते हैं कि तेरी बुद्धि भैंस की है। आगे से नहीं कहना, ये आगे से कहना तू आदमी है, तुझको अकल नहीं है, समझता नहीं है। और जितना ज्ञान उस सरपंच ने मुझे दिया, मैं अभिभूत हो गया उससे। मैंने चलते चलते सरपंच को पूछा, भाई तुमको ये ज्ञान कहां से मिला? तो उसने कहा कि ये ज्ञान हर एक व्यक्ति को मिल सकता है अगर आंखें खुली रखे, कान खुले रखे। तो ये परिस्थिति जो पूरी हमारी है, पर्यावरण, इसमें ये ज्ञान भरा पड़ा है। मैंने पूछा थोड़ा दे दो मुझे भी, तो उसने कहा लिख लो और कभी भी टेस्ट कर लेना, फेल नहीं होगा। ये सैटेलाइट फेल हो जाएगा, ये फेल नहीं होगा। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आज तक मैं परीक्षण कर रहा हूं और सही सिद्ध हो रही। वो कहता है कि अगर चींटी, कीड़ी ज्यादा संख्या में बाहर निकले और खाना इकट्ठा करके ले जाने की कोशिश करे तो समझना बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाली है। और ये जो मुंबई में अभी थोड़े दिन पहले फ्लड आया ना, फ्लड आने से 2-3 दिन पहले मुंबई के बहुत घरों से ये जानकारी मैंने कंफर्म की और उन्होंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है। 2-3 दिन पहले ढेर सारी चींटियां निकली थी और सब खाना ले जाके इकट्ठा कर रही थी। चींटी का स्वभाव है कि वो कभी भी इकट्ठा नहीं करती कुछ भी, लेकिन इकट्ठा वो जब करती है तो समझना कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। मुंबई की फ्लड के बारे में सैटेलाइट फेल था, मौसम विभाग फेल था, सब फेल थे, लेकिन चींटी ने बराबर अपना हिसाब रखा। तो सरपंच ने कहा कि देखो कोयल अगर कभी घोंसला बनाए अपना तो समझना भयंकर बाढ़ आने वाली है, क्योंकि कोयल का स्वभाव है अपना घर नहीं बनाने का। वो कौवे के घर में अपना अंडा देती है, लेकिन अपना घर बनाए तो समझ लो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। और उसने ऐसी मुझे 20 बातें बताई, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, गाय के बारे में, कुत्तों के बारे में। और वो सब बातें पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूं, जगह जगह एक एक सच निकल रही है। इसका माने इन जानवरों को हमसे ज्यादा सेंस है और इनकी प्रकृति की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और हम हिंदुस्तानियों में सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति को यह बात समझ में आई थी तो वो थे भगवान महावीर। उनको यह समझ में आ गया था। क्यों? 14 वर्ष की तपस्या उनकी जंगल में हुई थी और जंगल में इन्हीं जानवरों के साथ रहे थे, तो देख लिया उनका स्वभाव, समझ लिया उनका ज्ञान कितनी ऊंची है, उनके ज्ञान को परखने की शक्ति, ये सब समझ लिया। तो अहिंसा का दर्शन दे दिया कि देखो भाई, किसी जीव को मत मारो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये जीव का जिंदा रहना जरूरी है। तो अहिंसा का दर्शन उन्होंने दिया इसलिए कि जो जीव जगत है इसको चलाने में जीवों की जो भूमिका है वो उनको समझ में आ गई 14 साल में। वो आज तक हमको समझ में नहीं आई। गंभीर कारण कुछ और था, और उसमें से एक गंभीर कारण है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। मोरारजी देसाई की सरकार ने एक बहुत क्रांतिकारी काम किया था। अमेरिका की सबसे ताकतवर कंपनी कोका कोला को हिंदुस्तान से भगा दिया था, और वो भी इतने अपमानजनक तरीके से भगाया था कोका कोला को, नोटिस दे दिया कोका कोला को। मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने नोटिस दे दिया कि देखो 3 दिन में भारत छोड़ दो, नहीं तो आपकी सारी संपत्ति को हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। और ये सिर्फ कोका कोला के लिए ही नहीं था। हॉलैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी इस देश में है जिसका नाम है यूनिलीवर, जिसने नाम बदल के अभी धंधा शुरू किया हिंदुस्तान लीवर। इसको भी नोटिस था कि आप अगर अपनी शेयर इक्विटी कम नहीं करते तो आपका भी धंधा बंद कराएंगे। और अंत में वो नोटिस सभी विदेशी कंपनियों को था जिनको ये कहा गया था कि आप भारत में अपनी पूंजी को कम कर दीजिए, नहीं तो आप सबको हम भारत से भगाएंगे। ये एक बड़ा कारण था मोरारजी भाई की सरकार गिराने में। और दूसरा कारण था, मोरारजी भाई ने एक घोषणा की थी कि जैसे गुजरात को शराब मुक्त बना दिया वैसे पूरे देश को बना देंगे। और आप जानते हैं कि गुजरात आज तक शराब मुक्त प्रदेश है। ये अलग बात है कि चोरी छुपे वहां मिल जाती है, लेकिन कानूनन रूप से गुजरात में ना शराब बिक सकती है, ना कोई पी सकता है, ना कोई बना सकता है। ये मोरारजी देसाई का चमत्कार है, आज तक है।
तो मुरारजी भाई ने कहा कि जैसा गुजरात में किया वो देश में कर देंगे, तो शराब वाले सब बौखलाए हुए थे उनसे। और मुरारजी भाई ने एक तीसरा काम और किया था कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं गांधी जी का सपना पूरा करूंगा, गो हत्या पर बंदी लगेगी और सारे देश में लगेगी, और जो गौ हत्या करेंगे उनको सजा कम से कम फांसी की होगी। तो इस पर ये कसाई लोग सब बिदक गए। तो ये तीनों लॉबी, शराब बेचने वालों की लॉबी, विदेशी कंपनियों की और ये कसाई लोगों की, ये तीनों सरकार के खिलाफ थे और इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा होगा जिसका दुष्परिणाम मुरारजी भाई की सरकार चली। एक बार ऐसा प्रयास शास्त्री जी ने भी किया था, लेकिन वहां भी दुर्भाग्य क्या हुआ कि शास्त्री जी ये प्रयास को शुरू करके ताशकंद गए समझौता करने पाकिस्तान से जनवरी 1966 में, और वहां से जीवित वापस नहीं लौटे। कानून बनाने के लिए जो पूर्ण कोशिश की थी वो वहीं की वहीं रुक गई। उसके बाद इस देश में आखिरी कोई प्रधानमंत्री था जिसने गोरक्षा का कानून बनाने का प्रयास किया, वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सवेरे सवेरे लोकसभा में एक विधेयक लाया और शाम को उसे वापस ले लिया। क्यों? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन देने वाली दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक का नाम तेलुगु देशम और दूसरी तृणमूल कांग्रेस, दोनों ने लोकसभा में कहा कि अगर ये विधेयक आएगा और बहस होगी तो हम अभी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिराते हैं। ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया लोकसभा में, तो बाहर आते ही उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, गाय की हत्या बंद हो जाने दीजिए, बहुत समय से ये चल रहा है मामला। तो ममता बनर्जी ने जोर से कहा कि गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, कोई कैसे रोक सकता है। किसी पत्रकार ने याद दिलाया कि आप तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बंगाली, और आप ऐसा बोलते हैं। उसने कहा सो व्हाट। और दूसरी तरफ ये जो तृणमूल कांग्रेस जैसी ही एक पार्टी है तेलुगु देशम, उसका जो मुख्य चंद्रबाबू नायडू, उसने हैदराबाद में बयान दिया कि अगर सरकार ने गोहत्या का विधेयक पारित कराया तो कल समर्थन हम वापस लेते। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार बचाने के चक्कर में वो बिल जो सवेरे लाया वो शाम को बिना बहस के वापस ले लिया। सरकार बचाना उस समय उनके लिए मुख्य था, गो हत्या रुकवाना मुख्य नहीं बना। मैंने अटल जी को उस समय एक चिट्ठी लिखी थी कि काश आपने सरकार गिर जाने दी होती इस मुद्दे पर, तो गारंटी की बात थी कि अगली बार आप 2/3 मेजोरिटी से इस देश में चुनकर आते, क्योंकि गो हत्या का विषय भारत के 80 करोड़ लोगों का, 85 करोड़ लोगों का हृदय का मामला है, हृदय से जुड़ा हुआ विषय। लेकिन वो इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए और वो सरकार भी गई और गो हत्या तो खैर आज तक हो ही रही है। तो ये आजादी के बाद की कहानी है, इतनी बार कोशिश हुई।